सत्र के लिए सभी उत्सुकता से राह देख रहे। प्लीज शेयर योर विजडम, वी आर eager to listen to you, sir. Thank you. थैंक यू कुलकर्णी साहब, थैंक यू महेश जी। इस सत्र में कुछ पार्टिसिपेंट्स नए भी हो सकते हैं, तो मैं इस पीएमसी के विषय में थोड़ा बताना चाहूँगा। ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट है। महेश जी आप बोलेंगे कुछ? महेश जी? मेरे काफी मित्र आपकी सभा को सुनने के लिए उत्सुक हैं। ओके, तो दिस पीएसएसएम मूवमेंट जो है, तो इसके तीन आपने लोग हैं काफी इसमें जुड़े हुए आज। हाँ, इसके 3 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को ध्यानी बनाना, प्रत्येक व्यक्ति को मेडिटेटर बनाना, ताकि उसके अंदर देवत्व जाग सके। मानव से यदि देवत्व की ओर बढ़ना है तो हमें ध्यानी बनना पड़ेगा। तो इस पीएसएसएम मूवमेंट का पहला लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्लेनेट अर्थ पे ध्यानी बनाए, ताकि उसके अंदर करुणा पैदा हो, वो देवता बन सके। दूसरा लक्ष्य है कि हर एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाए, ताकि इस प्लेनेट अर्थ पे जितनी हिंसा हो रही है और जो पशु पक्षी और प्राणी हैं उनके साथ जो क्रूरता का व्यवहार है, जो कि वास्तव में हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, तो उस पे रोक लगे और हमारे मन में उनके प्रति भी करुणा जागे, तो हम अपने जीवन को शाकाहारी बनाएं। और तीसरा लक्ष्य है कि पिरामिड एनर्जी का प्रचार और प्रसार हो। यह साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि यदि पिरामिड एनर्जी, पिरामिड के अंदर हम बैठ करके मेडिटेशन करते हैं तो वो कम से कम 10 गुना ज्यादा लाभदायक होता है। उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। ऐसी उसके अंदर कोई चीज रखते हैं, कोई सब्जी रखते हैं, कोई भी पदार्थ रखते हैं, तो उसका भी पोषक तत्व और उसकी फ्रेशनेस उसमें बढ़ोतरी होती है। तो पिरामिड इस पीएसएसएम मूवमेंट के माध्यम से पूरे इंडिया में और बाहर भी पिरामिड्स का निर्माण हुआ है और अभी भी जगह जगह हो रहा है। तो ये 3 उद्देश्य इस पीएसएसएम के हैं। इसी श्रृंखला में जब ध्यान की बात आती है तो हमारा मानना है, ब्रह्मश्री पत्री जी का मानना है, जिन्होंने इस पीएसएसएम मूवमेंट की शुरुआत की है, कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय, सज्जन संगति और ध्यान करना चाहिए। तो स्वाध्याय की श्रृंखला में इस तरह की ज्ञान चर्चा होती है, और जब हम आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं तो वो सज्जन संगति भी हो जाती है, और सेशन के सत्र के बाद में हम ध्यान करेंगे। तो आज की चर्चा का विषय था हाउ टू कंट्रोल दी ओवर थिंकिंग, हाउ टू कंट्रोल दी हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग। इस चर्चा में इस टॉपिक को मैंने पिछले सत्र में भी लिया था और मुझे कुछ अच्छा फीडबैक मिला, तो इसलिए मैं सोचा कि आज भी हम उसका विस्तार करें। पिछले सत्र में जो चर्चा हुई थी उसको समाप्त करते हुए, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन लगभग 60,000 से 70,000 थॉट्स उसके पास आते हैं, उसके मन में आते हैं, और उसमें से कुछ थॉट्स तो ओवरलुक हो जाते हैं, जिसकी तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती, उसकी अटेंशन नहीं जाती। बट उसमें से कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो उसके माइंड में रजिस्टर होते हैं और वो व्यक्ति उनमें एंगेज हो जाता है, उनमें एंट्रैप हो जाता है। और आज की सिविलाइजेशन में हर एक व्यक्ति ओवर थिंकिंग कर रहा है। इनफैक्ट आजकल ये कहा जाता है कि आज के युग का सब में बड़ा एडिक्शन ओवर थिंकिंग है। नशेखोरी की आदत, गुटखे की आदत और जितने भी विकार हैं, जो भी वाइसेज हैं, वो कुछ पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा यूज करते हैं, बट ओवर थिंकिंग का जो एडिक्शन है वो हर एक व्यक्ति को लग गया है। एवरीबडी इज थिंकिंग, थिंकिंग एंड थिंकिंग। और ये जो ओवर थिंकिंग के कारण हम लोग
अपने जीवन में उपलब्धता नहीं कर पा रहे। हम अपने जीवन में जो शांति, जो सुख, जो अवेयरनेस हो रही है, उससे डिप्राइव हैं। तो आज के इस चर्चा का लक्ष्य यही है कि एक तो हम ये जाने कि ये थॉट प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि जब हम इसकी अवेयरनेस में जाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम अपने थॉट प्रोसेस को कैसे सही कर सकते हैं, कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, जो अनवांटेड थॉट्स हैं उनको कैसे ना रिसीव करें, और कैसे हम निर्विचार रहें या कम से कम थॉट्स के साथ रहें, प्रेजेंट मोमेंट में रहें। सो थॉट्स के लिए दूसरा क्वेश्चन है कि क्या थॉट्स आते कहाँ से हैं, थॉट्स का उद्गम स्थान क्या है। अभी भी इसमें न्यूरोसाइंटिस्ट अभी भी इसमें रिसर्च कर रहे हैं। केवल अभी तक इतना प्रूव हुआ कि हमारे ब्रेन्स में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और सिनेप्टिक कनेक्शंस हैं जिनसे सिग्नल आते हैं, और जब बाहर के जो सेंस परसेप्शंस हैं हमारे, लिसनिंग का है, देखने का है, स्पर्श का है, उससे जो स्टिमुलेशंस आते हैं हमारे ब्रेन में, उसके प्रति ये न्यूरॉन्स जो हमारे नर्व सेंटर हैं उनसे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोकेमिकल रेस्पॉन्सेज होते हैं, और उस रेस्पॉन्सेज से थॉट्स का निर्माण होता है। उसके बियॉन्ड अभी भी रिसर्च जारी है। ये नहीं मालूम हुआ कि एग्जैक्टली कहाँ से किस प्रकार थॉट बनता है। बुद्धा से भी ये सवाल पूछा गया था, क्योंकि बुद्ध जो है उस समय के स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, और उनकी हर एक बात पे, हर एक चीज पे उनकी गहरी पकड़ थी। जो काम शायद साइंटिस्ट अभी तक नहीं कर पाए, वो बुद्ध ने अपनी उपलब्धता की स्थिति में, बुद्ध और महावीर ने उसको जान लिया था। तभी उनका ज्ञान जो है वो अंतिम ज्ञान था। तो जब बुद्ध से एक क्वेश्चन पूछा गया कि विचार कहाँ से आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि विचार जो डिजायर्स हैं वो सफरिंग है, मिजरी है, तो उन्होंने वो कभी भी ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते थे जिसका कोई रेलिवेंस ना हो। तो उन्होंने कहा कि यदि आपकी छाती में कोई तीर लगा हो, तो क्या आप पहले ये पूछेंगे कि ये तीर का सोर्स क्या है, या उस तीर को निकालने की बात करेंगे? तो ये पूछना ही निरर्थक है कि ये तीर किसने चलाया, कहाँ से आया। इसी प्रकार ये पूछना ही निरर्थक है कि ये विचार कहाँ से आया, कैसे उसका उद्गम हुआ। इस विचार से अपने को हम कैसे मुक्त करें, अपने डिजायर्स के विचार से, अपने एस्पिरेशंस के विचार से, अपने कामना के विचार से। तो यही अध्यात्म की चर्चा का विषय है मेन, कि हम लोगों के अंदर जो विचार आते हैं और वो विचार हमको एंट्रैप कर लेते हैं, और हम उन विचारों के एक तरीके से प्रिजनर्स हो जाते हैं। कभी कभी तो एक विचार पूरे जीवन काल में भी किसी के साथ हमारा वैर भाव हो गया, किसी के साथ हमारा बदला लेने की भावना हो गई, कोई हमारी ऐसी महत्वाकांक्षा है जो पूरी नहीं हो पाई, तो वो सारे जीवन हमारी चलती है, और कहीं अगला जन्म का आधार भी वही हमारी आकांक्षा, हमारा विचार बनता है जो यहाँ पे पूरा नहीं हुआ। हमेशा हम लोग सोचते रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति सोचता रहता है। अध्यात्म की दृष्टि से जब हम सोचते हैं तो हम उस समय प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते, हम अपनी अवेयरनेस में नहीं होते, हम फ्यूचर में होते हैं। जैसे ही हम फ्यूचर में होते हैं तो हमारा माइंड प्ले करता है, और हम एक कंसेप्चुअल रियलिटी का एक हमारे माइंड में निर्माण हो जाता है, अपना नरेटिव हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द ईगोइस्टिक माइंड। हमारा एक ईगो का निर्माण होता है जिसमें हमारा नरेटिव होता है, कुछ एक हमारी कहानी होती है। या तो वो गिल्ट की कहानी होगी, मुझसे कोई गलती हो गई, उसका पश्चाताप होगा जिससे मुझे नुकसान हो गया, मैं उसी को बोलता रहूंगा। या मैं विक्टिम की कहानी कहूंगा कि मेरे साथ किसी ने धोखा किया, मेरे साथ ऐसा किया, उसकी मैं कहानी कहता रहूंगा, और उस वस्तु को, उन लोगों को, उन परिस्थितियों को कोसता रहूंगा, या किसी को ब्लेम करता रहूंगा, या कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो गया उसके लिए मैं, जो कि कभी हो चुका है 10 साल 20 साल पहले, उसकी मैं चर्चा करता रहूंगा, और मेरा माइंड हमेशा उसमें लगा रहेगा। प्रेजेंट का जो मेरा टाइम है उसके प्रति मैं सचेत भी नहीं रहूंगा, और जो मेरी दिनचर्या है, जो भी मेरी कार्यवाही है, वो ऑटो मोड पे चली जाती है, जिसमें कि मेरा इन्वॉल्वमेंट केवल पैसिव रहता है। मैं काम कर रहा हूं, खड़ा हूं कहीं पे, मैंने काम कर लिया,
और ये आपने भी देखा होगा, कभी कभी किसी विचार पे हमारे विचार हमें इतनी बुरी तरह से पकड़ लेता है कि हम उससे निकल नहीं पाते। तो आज हमको इस बात पे भी चर्चा करनी है कि किस तरीके से हमारा जो ये थिंकिंग मोड में माइंड गया हुआ है, क्योंकि जब हम फ्यूचर की सोचते हैं, व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर फ्यूचर और वरिंग फॉर फ्यूचर और थिंकिंग ऑफ द पास्ट और रिमेम्बरिंग सम इंसिडेंट, और ये सोचते हैं ये ऐसे नहीं होती ऐसे होती, और या हम अब सोचते हैं फ्यूचर में ये घटना है, उस व्यक्ति से मेरा जो संपर्क है उसमें वो ऐसे बिहेव करे और वैसे बिहेव करे। तो ये सब जो गणित हम बिठाते हैं, ये सब हमारे माइंड का हिस्सा है, हमारे ईगो का नैरेटिव है। इसमें हम या तो फ्यूचर में चले जाते हैं या पास्ट में चले जाते हैं और प्रेजेंट से दूर हो जाते हैं। और जैसे ही हम प्रेजेंट से दूर हो जाते हैं तो वास्तव में वो समय हमारा जागृति का समय नहीं होता। दैट इज नॉट द अवेकन्ड स्टेट। और एक आध्यात्मिक आदमी का जो लक्ष्य है जीवन का, वो है अवेकेंड वे में रहना। और अवेकेंड वे में रहने का मतलब है, जागृति में रहने का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना, हियर एंड नाउ रहना। आज के स्पिरिचुअल मास्टर ने उसको बोला है लिव हियर एंड नाउ। आपको केवल अभी और यहाँ पे रहना है, और इनफैक्ट इसके अलावा कहीं कोई रह ही नहीं सकता। यू हैव टू लिव हियर एंड नाउ। तो यही हमारे पास टाइम भी है और यही हम पे स्पेस भी है, हियर एंड नाउ का। उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा जो भी हम करते हैं, फ्यूचर में करते हैं, पास्ट में करते हैं, तो वो केवल हमारी एक कंसेप्चुअल रियलिटी होती है और हम माइंड के कैप्टिविटी में रहते हैं उस टाइम पे। और यदि आप देखें अपने जीवन में तो 24 घंटे में से कभी कभी हम 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते, कभी कभी तो कुछ मिनट ही रहते हैं। तो अब हम इस बात को देखेंगे कि वो किस तरीके से हम प्रेजेंट मोमेंट में जिए, या ये जो माइंड की कैप्टिविटी है थॉट्स की, उससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं। तो कुछ तो बहुत सीधे साधे रास्ते हैं, वो आप भी जानते हैं, जो कि फिजिकल लेवल पे होते हैं। मान लीजिए आप तेज दौड़ते हैं, जैसे ही आप तेज दौड़ते हैं तो आपकी जो विचारों की पकड़ है माइंड की, वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जॉगिंग कीजिए सुबह को या स्पोर्ट्स खेलिए, तो आपको उस समय पर अपना थॉट प्रोसेस छोड़ना ही पड़ेगा। पूरी एनर्जी वहां चली जाएगी, क्योंकि सोचने में भी एनर्जी लगी हुई है और दोबारा जो आपका फिजिकलिटी है, फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है कि वहां पे एनर्जी लगे। तो जब आप दौड़ते हैं, स्विमिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, दैट इज वन वे। और उसमें जब आप उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको एक अच्छा एहसास भी होता है, क्योंकि जब हमारा थॉट बहुत ज्यादा हमारे अंदर होता है तो हम लोगों को उससे डेप्लीशन, सेंस ऑफ डेप्लीशन भी होता है, मोनोटोनी भी होती है, हमको एक अंदर से ग्लूमीनेस भी आ जाती है, भारीपन भी आ जाता है। तो जैसे हम स्पोर्ट्स में जाते हैं, जॉगिंग में जाते हैं, तैराकी में जाते हैं, घुड़सवारी में जाते हैं, तो इन सब चीजों से हमारे अंदर फ्रेशनेस इसलिए आती है कि दे ब्रिंग अस बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। एंड व्हेन वी लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो हम लोगों के अंदर एक अलग तरह की जॉयफुल अनुभूति होती है, क्योंकि हम वो अवेकन्ड स्टेट में होते हैं, वो जागृति के क्षण होते हैं। जितना जीवन हम जागृति में जीते हैं ना, वही तो हमारा रॉयल जीवन है। दूसरा है म्यूजिक। आजकल जैसे ये लाउड म्यूजिक होता है, इतना लाउड म्यूजिक होगा कि आप जो है उस लाउड म्यूजिक में आपकी सोचने की प्रक्रिया ही रुक जाएगी। केवल आपको म्यूजिक ही परफॉर्स सुनना पड़ेगा। रॉक म्यूजिक है, ये है, तो आजकल की जनरेशन उसमें लगी हुई है। वो जागृत तो नहीं है, बट उस मूर्छा से दूसरी मूर्छा में ले जाती है हमको। बट दैट इज ऑल्सो ए वे कि जो हम लोगों का ओवर थिंकिंग का था प्रोसेस, वो तो खत्म हो गया, एंड अवर अटेंशन इज डाइवर्टेड कंपल्सिवली ऑन दिस लाउड म्यूजिक। तो ये भी है। ऐसी ठंडे प्रदेश में यदि कहीं जाए आप, बर्फ में हो, कहीं पे बर्फ गिर रहा हो, ये हो, वहां पे भी जो है माइंड आपका ठंडा हो जाता है। वहां पे भी आपको उस चीज से आपका जो है थिंकिंग जो मोड है वो ऑलमोस्ट शून्यता की ओर चला जाएगा। फिर जो और सेंसरी आपके परसेप्शंस हैं, जैसे आप देखते हैं और देखने में आप एकदम मात्र देखना रह जाता है, इसकी मैंने चर्चा की थी, फिर से हम डिस्कस करेंगे। आपके अंदर माइंड विश्लेषण नहीं कर रहा, बस आप उस चीज को देख के मंत्रमुग्ध हो गए। सुबह का उगता हुआ सूर्य, शाम का सनसेट, कोई बहुत अच्छा पहाड़ का दृश्य,
जो आपको एकदम मंत्र मुग्ध कर लेता है, सम्मोहित कर लेता है, तो वो सम्मोहन में यू आर बियॉन्ड थॉट, आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। ऐसे सुनने के लिए मैंने कहा भी म्यूजिक का सुनना है। बोलने में यदि आप किसी गाने में गायक हैं अच्छे, उसमें आप तन्मयता से गाते हैं, अगेन यू आर टोटली एब्जॉर्ब एंड दैट इज लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, और आप उस थॉट से बाहर चले जाएंगे। ऐसी स्पर्श है, ऐसी जो कुछ आपकी ऐसी हॉबीज हैं या ऐसे इंटरेस्ट हैं, चाहे वो मेटीरियल ही है, मान लो मूवी देखना है, 3 घंटे मूवी में आप बिल्कुल खो जाते हैं, आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है, उससे इट विल यू विल कम आउट ऑफ दिस। या कोई खाने का किसी को शौक है, रेस्टोरेंट में गए, यू विल कम आउट ऑफ दिस। या कुछ गॉसिपिंग है, कुछ है, तो दीज आर दी वेरियस मेथड्स, जो इजी मेथड हैं, जिनसे आप टेम्पोररी टाइम के लिए अपने जो थिंकिंग माइंड को है उसको शांत कर लेते हैं, क्वाइटन कर लेते हैं। आध्यात्मिक की दृष्टि से वो उतने इंपॉर्टेंट ना हो, बट कॉमन लाइफ में ये सारी चीजें हमारे लिए महत्व रखती हैं, क्योंकि इसके जरिए भी हम लोग ओवर थिंकिंग में, जब माइंड एकदम कैप्टिव हो जाता है, उससे अपने को रिट्रीव कर सकते हैं। एक और जो बहुत बड़ी चीज है वो है ब्रीदिंग। यदि आप किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं कि आप लंबा सांस लें, उसको छोड़ें, 8-10 बार ये करेंगे तो उससे भी आपका थॉट प्रोसेस स्लो हो जाएगा, और जो आपके थॉट्स की ग्रिप है वो भी कम हो जाएगी। तो वो भी एक अच्छा तरीका है ये करने का। प्राणायाम यदि आप करें तो प्राणायाम करने के बाद भी आप पाएंगे कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो काफी हल्का हो गया है, और आप प्रेजेंट में आ रहे हैं, वो भी एक है। उसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि हमको अपने माइंड को कल्टीवेट करने के लिए जरूरी करना पड़ेगा। 2 चीजें तो मैं बाद में चर्चा करूंगा, एक तो लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एक है मेडिटेशन। उसके अलावा एक है कि हमारे माइंड में कुछ सॉफ्टवेयर हैं, वो सॉफ्टवेयर बदलने पड़ेंगे। हमारे माइंड का जो कंडीशनिंग है, उस कंडीशनिंग को हमको ठीक करना पड़ेगा। वो क्या कंडीशनिंग है? एक तो फर्स्ट चीज हमारे माइंड में हमें ये डालनी है कि दिस मोमेंट दैट इज कॉल्ड नाउ, दिस प्रेजेंट मोमेंट, ये जैसा है वी हैव टू एक्सेप्ट इट, टोटल एक्सेप्टेंस और ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। ये पहले हमें अपने माइंड में बार बार डालना पड़ेगा, द ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर टू द प्रेजेंट मोमेंट। ये सब में बड़ा स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, और इसके लिए ही एक लेक्चर किया जा सकता है, व्हाट इज दिस। सो ब्रीफली मैं इसको एक्सप्लेन करूं। इसका मतलब है कि अभी मान लीजिएगा मैं यहाँ पे बैठा हूं और आप सुन रहे हैं, तो यदि आपका माइंड रजिस्ट करता है या मेरा माइंड रजिस्ट करता है और कुछ भी विश्लेषण करता है, दैट मीन्स आई एम नॉट हैप्पी विद दिस मोमेंट, सो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस मोमेंट। सो इस मोमेंट को जैसा ये है, जैसा मेरे सामने अभी है, इसमें मैं कोई बदलाव कर ही नहीं सकता। आई मस्ट एक्सेप्ट इट। इससे लेके आगे फ्यूचर में कुछ बदलाव आ सकता है, बट आई कैन नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज बिकॉज दिस इज एट हैंड, और ये पूरे यूनिवर्स का एक पार्ट है। तो मुझको इस बात को बड़े ही डीपली समझना पड़ेगा कि वी हैव टू हैव एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट विच इज बिफोर यू, ताकि आपका माइंड उस पर रजिस्ट ना करे। एंड आई मस्ट ऑल्सो सरेंडर टू दिस प्रेजेंट मोमेंट। उसका क्या मतलब है? सरेंडर वो एक कदम आगे है, एक स्टेप आगे है कि हम उसको स्वीकारें भी और उसके प्रति हमारा भाव में एक समर्पण भी हो जाए, इसलिए उसको कहते हैं। तो वो कैसे? जैसे इस समय पे हर समय में किसी व्यक्ति के साथ किसी वस्तु से उसका संबंध होगा, किसी व्यक्ति के साथ उसका संबंध हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति और घटना, ये सारे हमारे परिवेश हैं। बाहर की दुनिया में यही सब होती है, या तो आपका किसी वस्तु पे आपका फोकस होगा, व्यक्ति पे होगा, परिस्थिति पे होगा, घटना पे होगा। तो ये जो भी चीजें हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठा हूं तो मैं अपने ऑडियंस को, अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ मेरा ये चल रहा है, तो एक ये मेरी रिलेशनशिप हो गई। एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मैं यहाँ से घर से बोल रहा हूँ, आप लोग वहां से सुन रहे हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी है। और
इसके पीछे जो ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है वो सब है। तो इस सब में यदि मैं इस मोमेंट पे मेरा माइंड विश्लेषण करता है तो मैं अपने को, जो मेरा उद्देश्य है इस टाइम पे कि आई एम कम्युनिकेटिंग, कहीं पे उस पे इफेक्ट आता है। ऐसी यदि आप भी, आपका माइंड भी अभी इसमें कोई कमी निकाल रहा है एंड वो ये विश्लेषण कर रहा है कि ऐसे बोल रहे हैं या इनका आवाज ठीक नहीं आ रहा है, उसमें ये कमी है, तो ये माइंड जो है, जो भी आपका ये नैरेटिव बोल रहा है, इससे उसमें व्यवधान आ रहा है। क्योंकि इस मोमेंट पे अब जो ये स्थिति बनी हुई है, इसमें आप अब कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ बदलाव नहीं कर सकते। तो ये माइंड हमारा जो है बिल्कुल इस एक्सेप्टेंस मोड में होना चाहिए कि इधर हमें देखना ही नहीं है। whatever is the present moment, we have to accept it gracefully and we have to surrender to this moment so that we can get best out of it. हमारे अंदर डिससेटिस्फेक्शन ना हो, हमारे अंदर कोई रेजिस्टेंस ना हो। अब जब भी कभी ये जो प्रेजेंट मोमेंट जो बना, इसका जब हम एनालिसिस करें तो इसमें हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोमेंट। क्योंकि मान लीजिएगा मैं यहाँ पे अभी बोलने बैठा हूँ तो मेरा चयन है कि मैं यहाँ पे आया और मैंने स्वीकार किया कि आज का सेशन मैं लूंगा। आपने खुद स्वीकार किया आप यहाँ आएंगे और अब आप आए हैं यहाँ पे, तो आपको सुनना चाहिए। अब आपका माइंड उसमें कुछ प्रॉब्लम डाल रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ नॉन अवॉइडिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस में हम हो। तो अब हम आ गए, हमको सुनना है, मुझको बोलना है, ये चीज आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि दो फैक्टर होते हैं। जब हमारे सामने आज कोई भी स्थिति है, ये स्थिति में मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मैंने भी इसके लिए काम किया है यहाँ पे पहुंचने के लिए इस स्थिति में, और मेरा कार्मिक इफेक्ट भी है। मैंने जो कर्म किए हैं पहले, उसके कारण भी जो लोग जिनसे मैं जुड़ा हूं, जिस परिस्थिति से, घटना से, उसमें उन कार्मिक इफेक्ट का ही परिणाम है। यही कारण होता है कि मैं कुछ योजना बनाया, उस योजना से ये मोमेंट आया, इस मोमेंट में कभी कभी अपेक्षा के हिसाब से चीजें नहीं आएंगी, तो उसमें हमको ये सोचना है कि उसमें मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, मैं उससे लेसन ले सकता हूं, बट सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, उसमें कर्म का परिणाम भी है, उसमें और लोग भी जुड़े हुए हैं, और मैं उसमें किसी भी व्यक्ति को ब्लेम भी ना करूं कि ये आदमी इसका इस कारण से ये ऐसा हो गया, इसने ये अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया इसलिए ऐसा हो गया। तो आई हैव टू एक्सेप्ट दिस मोमेंट एज इट इज। दिस इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो मेरा माइंड पहले से कंडीशन है, उसको डिकंसिडर करके ये प्रोग्रामिंग डालनी पड़ेगी कि दिस मोमेंट इज द बेस्ट, एक्सीलेंट, most wonderful as it is, and we accept this moment with all grace and we surrender to this moment so that I can intensely live this moment. क्योंकि लाइफ क्या है? लाइफ तो यही मोमेंट है ना। लाइफ जो है सारी की सारी वो एक ही मोमेंट है। लाइफ पास्ट की भी जो सारी लाइफ गई वो इस प्रेजेंट मोमेंट से गई है, और आगे भी जो लाइफ आएगी वो इस प्रेजेंट मोमेंट में जी जाएगी। सो यू कैन नेवर से, आई कैन नेवर से कि मैंने लाइफ पास्ट में जी है क्या कभी, वो आज मेरा थॉट या मेमोरी है। मैंने लाइफ जो मैं जीता हूँ, यू हैव टू लिव ओनली इन प्रेजेंट। जितना भी मैं टाइम जिया हूँ वो प्रेजेंट मोमेंट पे जिया हूँ। जो कण कण भर के आज पास्ट में चला गया या पूर्व जन्मों में चला गया, और जो आने वाला समय है वो भी प्रेजेंट मोमेंट में आएगा। तो प्रेजेंट मोमेंट की स्वीकार्यता जो है वो सब में बड़ा हमको ओवर थिंकिंग से निकालेगा, क्योंकि हमारा विश्लेषण करता है वो रुक जाएगा। इफ वी सरेंडर टू दिस मोमेंट, वी एक्सेप्ट दिस मोमेंट, एंड वी also are happy in accepting whatever is presented in this moment, because we cannot make any change, so there should no resistance। ये पहला है सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है जो हमें अपनी सॉफ्टवेयर में डालना है, नॉन जजमेंटल। I have not to judge any circumstance, any situation, anything, any person। मैं किसी पर्सन, किसी वस्तु, किसी सिचुएशन को जज नहीं करूंगा। जज करने का काम क्या है? एनालाइज करने का काम वो भी माइंड का है। तो यदि माइंड को यदि आपने इस काम में लगा दिया तो माइंड तो पूरे दिन ही करता रहता है। आप बाहर से निकले, सड़क से एक बंदा जा रहा है, उसी को देख के विश्लेषण करेगा।
कोई कुछ बोल रहा है उसी को देख के करेगा। तो हम लोगों को किसी को जज नहीं करना है। माइंड को हमें थोड़ा, माइंड की एक्टिविटी को हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। भाई दिस इज नॉट माय जॉब। मेरा जॉब क्या हो सकता है, यदि कोई बंदा कभी मुझसे संपर्क में आए जिससे मुझे कुछ ट्रांजेक्शन करना है, उसके विषय में मुझे कुछ थोड़ा बहुत रीएश्योर करना है या कन्विंस होना है, तो उतना तो ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। कि आई कीप ऑन जजिंग एनी पर्सन, anything, any event, any situation which is not of relevance. So I have to be non-judgmental in my life. That is the second important thing. जैसे ही हम नॉन जजमेंटल होते हैं तो इससे हमारी बहुत सारी एनर्जी जो एनालिटिकल माइंड में लगी है, जो थॉट में लगी है, वो रिट्रीव होती है। जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं उससे हमारे बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो वहां से रिट्रीव होते हैं। तीसरा है कि आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस मोमेंट। ये जो मोमेंट है ये मेरे सारे पास्ट के कर्मों का, एक्शंस का, मेरे शब्दों का और मेरे संकल्पों का परिणाम है, सम टोटल ये मोमेंट। दिस मोमेंट हैज बीन अर्नड बाय मी, दिस हैज बीन सर्व्ड बाय नेचर। यूनिवर्स ने मेरे सामने जो सर्व किया है ये मेरे ही किया हुआ सर्व किया है, जो मैंने बनाया है। सो व्हेन आई हैव क्रिएटेड दिस, आई हैव अर्नड दिस, why should I have a grievance on this moment? ये तो ऐसा ही है और ऐसा ही है और मैं, मेरी पात्रता भी इसी की थी। तो मुझको इस चीज को भी बार बार सोच के अंदर करना है कि आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। फिर मुझको हर एक मोमेंट में माइंड में ये भी घुसाना है कि जहां भी कोई, आई विल नॉट रेजिस्ट, आई विल नॉट रेजिस्ट, माई माइंड विल नॉट रेजिस्ट। हमको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे ही हम रेजिस्टेंस करते हैं उसी टाइम पे हमारा माइंड या तो फ्यूचर में चला जाता है, क्या किसी ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये चीज तो अच्छी नहीं है, ये प्रॉब्लम कर रही है यहाँ पे। अभी मैं बैठ के यही सोचता रहूं, अरे यहाँ पर ये तो काम ठीक नहीं कर रहा है, ये नेट काम ठीक नहीं कर रहा, इन्होंने ये अरेंजमेंट नहीं किया, तो आई कैन नॉट कम्युनिकेट, आई विल नॉट बी इंटेंसली कम्युनिकेटिंग, डूइंग माई जॉब विच इज एट हैंड हियर। तो मुझको जो भी इस तरह की चीजें हैं उनसे बचना होगा। मुझे नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और जहां पे कुछ ऐसा दिख रहा है जहां मेरी तरफ से गलती हुई है दूसरी की तरफ से, तो आई सीक फॉरगिवनेस, मैं फॉरगिवनेस सीख करता हूं एंड आई फॉरगिव। तो उससे क्या है, मैंने क्षमा किया और अपने को भी क्षमा मांग ली और दूसरे से भी मांग ली। तो वहां से भी वो चीज जो है, एक energy of love will follow. Then there is another important thing, that is no complaint, no expectation. ये भी माइंड का काम है। माइंड हर बात बात पे तो कंप्लेंट करता है, थिंकिंग थॉट प्रोसेस चलता है उससे। क्योंकि माइंड का क्या मतलब है, माइंड इज ईगो। आपकी ईगो नहीं तो वो रहेगी नहीं, ईगो इसी काम से जिंदा है, रेजिस्ट करेगी, टर्बुलेंस करेगी आपको हमेशा जो है। क्योंकि मेरा नाम और मेरे रूप से जो मैंने एक आइडेंटिटी क्रिएट की हुई है अपने माइंड में, कंसेप्चुअल रियलिटी, उसके यही काम है। इन कामों को जब हमने अपने सॉफ्टवेयर में थोड़ा शिफ्ट कर दिया तो नेचुरली ईगो विल हैव मच लेस रोल टू प्ले, दैट इज द पर्पज। तो उसमें क्या करेंगे कि नो कंप्लेंट, आई विल टेक ए वाउ, आई विल नॉट मेक एनी कंप्लेंट, I don't have any complaint from my relationship, from my any person, from anything, from any situation, because I am taking full responsibility. So no complaint and I don't have any expectation. मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। लोग इसी बात से बहुत गड़बड़ हो जाते हैं कि मुझे वो बंदा मिला, टकराया, उसने मुझे विश ही नहीं की, वही मेरे लिए बहुत दर्द का कारण हो सकता है, मैं उससे महीनों सोच सकता हूँ। और दूसरा व्यक्ति ये सोच लेगा, अरे क्या है, हो सकता है ही हैज नॉट सीन मी, या नहीं भी किया तो क्या फर्क पड़ता है। तो आई विल हैव नो एक्सपेक्टेशन एंड आई विल हैव नो कंप्लेंट, ये भी हमें माइंड में डालना पड़ेगा। सो ये 3-4 प्रिंसिपल्स, और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स निकल सकते हैं, बट ये जो प्रिंसिपल्स हैं यदि इनको हम अपने माइंड में डाल लें सॉफ्टवेयर में, तो उससे फिर काम। somebody is raising hand but we will take the queries later on. देखेंगे यमु? यस सर, हम लोग बाद में लेंगे। यू कंटिन्यू सर। ओके, सो दिस, हमको ये अच्छी तरह से ये सब चीजें अपने अंदर डाल लेनी चाहिए माइंड की सॉफ्टवेयर में। एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर टोटल फॉर दिस मोमेंट,
बिकॉज दिस मोमेंट इज द लाइफ ओनली, सारी लाइफ इसी मोमेंट में है, प्रेजेंट मोमेंट पे। इस प्रेजेंट मोमेंट को यदि हमें ध्वस्त करना है, डिस्ट्रॉय करना है, सो वी ब्रिंग ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, narratives, and we go in future or we go in past. दूसरा, I take responsibility for this moment because it is my doing or it is my earning. Then I have to be non-judgmental. मुझे जज नहीं करना है किसी को. And no complaints, no expectation. And seeking forgiveness and giving forgiveness. So इससे मेरे अंदर एक बड़ा अच्छा सा भाव निकल के आएगा, और मेरा जो ईगो है, जो मेरा ईगो बहुत फैला हुआ था, बहुत बड़ा ईगो था, वो ईगो बहुत ही श्रिंक कर जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि इन सारे सॉफ्टवेयर में जब हमने ये चेंजेस कर लिए तो उसके प्ले के लिए ज्यादा जगह नहीं रहेगी। एंड आई ऑटोमेटिकली माई कॉन्शियसनेस और आई विल शिफ्ट इन द प्रेजेंट मोमेंट। और जैसे ही मैं प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता हूँ, वही मेरे अंदर पूरी एनर्जी आती है। आई लिव माई लाइफ वेरी नाइसली, वेरी हैप्पीली, और मुझे जॉय भी आ जाता है, क्योंकि वो जागृति की जीवन होती है, जागृति का जीवन। और प्रेजेंट मोमेंट में हमको क्या क्या करना है उसका हम करेंगे। मेडिटेशन का बात में हम लेंगे कि मेडिटेशन हमको करना है। एक जो है, आप पहले भी मैंने बोला कि यदि कभी आपका माइंड ओवर थिंकिंग मोड में जाए तो एक आप जो है ब्रेथ पे जा सकते हैं, कभी भी ब्रेथ अवेयरनेस पे भी जा सकते हैं, और ज्यादा ब्रेथ भी ले सकते हैं, ब्रेथ ज्यादा भी ले करके, और उसको लेंगे, छोड़ेंगे 5 बार 10 बार, तो आप वहां से शिफ्ट कर लेंगे। अब प्रश्न आता है कि प्रेजेंट मोमेंट से हम लोग क्यों इधर उधर भागते हैं? तो उसका ये कारण है, एक कारण जो बताया मास्टर ने बहुत बड़ा, वो ये है कि वी गिव लेस इंपॉर्टेंस टू प्रेजेंट मोमेंट एंड मोर इंपॉर्टेंस टू फ्यूचर। हमें लगता है ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, ये तो इसमें तो उतनी वैल्यू हमको लगती नहीं, इसमें जो भी हम कर रहे हैं या जो हो रहा है वो हमारे लिए उसमें वैल्यू नहीं है। सो वी अंडर वैल्यू द प्रेजेंट मोमेंट एंड वी ओवर वैल्यू द फ्यूचर मोमेंट। और जब वो फ्यूचर भी प्रेजेंट आता है, अगेन वी अंडर वैल्यू। तो हमारा पूरा जीवन अंडर वैल्यू में ही चला जाता है। जो जीवन है उसकी वैल्यू ही कम कर दी ना हमने, क्योंकि जीवन तो हमें जीना है प्रेजेंट मोमेंट पे, और प्रेजेंट मोमेंट को हमने अंडर वैल्यू कर दिया। जैसे अभी मान लीजिएगा हम यहाँ आए और आप सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर ये भाव हो, आज तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ना, फिर आगे को अब 10 दिन बाद जो करूंगा ना, वो उसमें पूरा अच्छी तरह प्रेजेंट करूंगा। ये आप भी सोच रहे, ये तो मात्र ऐसे सुनने को आ गए, अब नाउ वी हैव कम, वी आर अटेंडिंग इट, बट इसका प्रतिफल तो आगे आएगा ना। तो दिस इज अवर जर्नी ओनली, वी विल गेट द बेनिफिट ओनली व्हेन वी डू द मेडिटेशन। या कुछ लोग बैठे हुए अभी ये सोच रहे हो, अरे इसमें तो मजा नहीं है, तो मुझे हमको बस यहाँ सुनना है और हमको तो मेडिटेशन करना है, सो उनका फोकस वहां पे है। सो यू हैव टू ब्रिंग योर फोकस ऑन दिस मोमेंट, सेइंग कि ये ज्यादा वैल्यूएबल है। वो जो आने वाला है वो भी प्रेजेंट बन के आएगा, उसको तो वैल्यू मिलेगी। यदि इफ आई एडॉप्ट दिस, इफ आई एम्बाइब दिस लर्निंग, मैं ये लर्निंग अपने अंदर ले आऊं कि इस मोमेंट पे जो कर रहा हूं मैं, उसका सब में बड़ा वैल्यू है। और हम लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग अपने जीवन में बड़े कामों का ही वैल्यू मानते हैं और छोटी चीजों का नहीं मानते, जबकि लाइफ जो बनी है वो छोटी छोटी चीजों से बनी है। तो इस बात की चर्चा भी मैंने की थी कि इस क्षण में, प्रेजेंट मोमेंट में आप जो भी कर रहे हैं उसको बहुत ही शिद्दत के साथ, उसको पूरे डेडिकेशन के साथ करें, 100% विद ऑल इंटेंस अलर्टनेस। वो वॉशिंग योर हैंड्स हो सकता है, योर खाना खाना हो सकता है, आपका कहीं जाना हो सकता है। मान लीजिएगा आप जो है कहीं पे लेक्चर देने जा रहे हैं, तो अब लेक्चर देने के लिए जो आप 1 घंटा बाद जा रहे हैं, उसके लिए तो आप कह रहे हैं कि दैट मोमेंट इज अ वेरी वैल्यूएबल, बट ये जो जर्नी है यहाँ से, घर से जो निकले वहां तक, उसको आप वैल्यू नहीं दे रहे। इसका मतलब दिस टाइम ऑफ 1 hour or 2 hours which has been traveled, which has been spent on traveling, उसका आपने आनंद ही नहीं लिया, because in your mind you have kept only that moment in which you will speak. So that is not a spiritual approach. A spiritual approach is you, जैसी आप एक कदम रखते हैं, आज का क्षण इस मोमेंट पे ये एक कदम रखा, फिर नेक्स्ट मोमेंट पे दूसरा कदम रखा,
तो उसका भी उतनी ही वैल्यू है. लाइफ इज इंटीग्रेटेड लाइक दिस. यू कैन नॉट से समथिंग इज बिग, सम स्टेप इज बिग और सम स्टेप इज स्मॉल. इनफैक्ट उसमें से एक भी स्टेप ना हो तो आप नेक्स्ट स्टेप ले ही नहीं सकते, वो कड़ी के रूप में है. सो यू स्टार्ट एंजॉइंग even the smallest thing which you are doing in the present moment. और उससे आपका एनर्जी बढ़ता है, उससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है. आप यू गेट कनेक्टेड टू योर सोर्स. व्हाट इज अवेयरनेस, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, वी कैन डिस्कस इन सम अदर टाइम, बिकॉज यहाँ पे तो इसका ज्यादा विस्तार हो जाएगा. तो हमको एक ये चीज देखना है कि प्रेजेंट मोमेंट में जो आप कर रहे हैं वो ही समय ज्यादा वैल्यूएबल है. रादर only it has a value. Everything is happening here and now. Nothing can happen in future, nothing has happened in past. We have to live only here and now. So when only we have to live here and now, how can we afford not to value it? If you don't value here and now, if you do not value this present moment, you are not valuing your life. Then only you are living in a delusion, in a conceptual reality. कंसेप्चुअल रियलिटी में केवल आप जी रहे हैं. आपने एक माइंड में नैरेटिव चल रहा है, उस पर सोच रहे हैं और जी रहे हैं, और यहाँ ऑटो पायलट में जैसे धक्का कोई लगा रहा है और आप उससे जा रहे हैं. सो दैट इज नॉट ए ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ. दैट इज नॉट ए स्पिरिचुअल वे. दैट इज नॉट ए वे, अवेकेंड वे ऑफ लिविंग. सो वी हैव टू अवेकन टू आवरसेल्व्स कि काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता. You have to be mindful all the time. You have to do everything in present moment without considering it in terms of value कि ये छोटा है, ये बड़ा है. फिर उसी में हम लोगों ने एक और बात कही थी कि commune with nature. If we commune with nature, then also our consciousness gets shifted and we get connected to the present moment. आप सुबह को उठ करके सन को देखिए और सन को देख करके केवल देखते ही रहिए. मात्र वो देखना रह जाए, उसमें माइंड का विश्लेषण ना हो, तो वो देखना इज ऑल्सो फुल अवेयरनेस दैट इज इन द प्रेजेंट मोमेंट. और उससे यू गेट कनेक्टेड टू योर सोर्स ऑल्सो. योर सोर्स जो है हु एम आई में जो आई है बात का, जो अवेयरनेस है प्योर, उससे भी आप उससे कनेक्ट होते हैं. उस अवेयरनेस की या कॉन्शियसनेस की चर्चा अलग लेक्चर में हम लोग कर सकते हैं. ऐसी सुनना, व्हेन यू आर गोइंग एंड वॉकिंग थ्रू द ट्रीज, वहां कुछ भी आवाज आ रही है, कुछ चिड़िया चहचहा कर रही है, विदाउट मेकिंग एनी एनालिसिस, विदाउट गिविंग एनी नेम टू दोज काइंड ऑफ नॉइजेस, यू जस्ट लिसन, केवल सुनना मात्र, then that is also in the present moment. ऐसी if you see the tree, केवल आप देखते हैं ट्रीज को without giving them any name, उसके फॉर्म्स के बिना उसको केवल कम्यून कर रहे हैं नेचर में, then also that is shifting to the present moment. और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आप महसूस करेंगे तो it will be so full of life, so full of joy. Staying in the present moment is the most joyful experience, and always thinking that is always very depressing. और आप कैप्टिव हो जाते हैं और कभी कभी इतने डेप्लीट एनर्जी हो जाती है कि आपको थॉट प्रोसेस में आप रह जाते हैं. तो यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट इज अनदर थिंग. देन कम्यूनिंग द नेचर, देन दिस प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, एंड देन लिविंग हियर एंड नाउ. इन चीजों पर हमको ध्यान देना चाहिए. इससे हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस, जो कि हमारे थॉट प्रोसेस या हमारा जो माइंड है जो हमेशा सोचता रहता है, वहां से निकलेगी. वी विल डू द वर्क एट हैंड बेटर, एंड इफ वी बिकम cheerful and joyful in the present moment, तो इस प्रेजेंट मोमेंट से ही नेक्स्ट मोमेंट आना है. द नेक्स्ट मोमेंट will succeed this present moment and will become the present moment. तो यदि ये क्षण हमने अच्छे से जिया, इसमें हम लोगों ने संकल्प लिया इसको पूरी एनर्जी के साथ जीना है, अलर्टनेस के साथ, सो नेक्स्ट मोमेंट भी अलर्टनेस के साथ जिएंगे. और यदि इस मोमेंट में जान नहीं है जीने में, तो नेक्स्ट मोमेंट भी वैसे ही होगा.
सो दैट इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टुडे। आज की चर्चा में हम ये लेसन लें कि वी हैव टू शिफ्ट अगेन एंड अगेन, वी हैव टू बी इंटेंसली अलर्ट, वी हैव टू वॉच अवर माइंड। माइंड वॉचिंग पे वी कैन टेक टुमारो कि माइंड में थॉट्स हैं उनको कैसे वॉच करना है, इमोशंस को कैसे करना है, फीलिंग्स को कैसे करना है वॉच, एंड हाउ वी क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन अस, बिटवीन मी, द रियल मी. The real me is without me. You without you means your essence without your ego. That is called you without you. That is your ultimate you. ऐसा तो उसके बाद उसमें चर्चा कर लेंगे। तो हमको we have to watch our thoughts, our emotions. उसको कहते हैं दृष्टा भाव, क्योंकि अल्टीमेटली एसेंस हमारा है केवल साक्षी, that is witness. Everything is arising from that awareness only. Myself as well as the entire universe. उसकी चर्चा करेंगे। आज हम लोगों का लगभग 45 मिनट्स हो गए हैं और 15 मिनट हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसी चर्चा को कल बढ़ाएंगे और कल इसमें से हु एम आई की भी चर्चा करेंगे, थॉट्स प्रोसेस की करेंगे, हाउ कैन वी वॉच देम, हाउ कैन वी डील विद अवर नेगेटिव थॉट्स, how can we reduce our thoughts, because there are beta, alpha, theta and delta stages, that also we will discuss tomorrow. तो मैं यहीं पे आज की ये चर्चा यहीं विराम देता हूँ, and then we are open for question and clarification. Thank you. Thank you so much, sir. यस सर, रेडमी को अनम्यूट करूं क्या सर? यस कीजिए। ओके, थैंक यू सर। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रेडमी, आपका नाम बताइए पहला। आपको अनम्यूट किया है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रेडमी नाम है यहाँ पे। योर हैंड इज रेज। रेडमी, आपने रेज हैंड किया था, तो क्या आपको बात करना है सर से? सर नो रिप्लाई कुछ। Okay. Let us see if anybody is having any other query. यस। किसी को प्रश्न पूछना है या एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ भी है तो प्लीज रेज योर हैंड। इफ एनीवन वांट टू आस्क क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। सर संदीप सिंगल जी ने हाथ ऊपर किए जी। प्रेजेंटली स्ट्रेस आती है, उस फियर को कैसे कोप अप करना है? स्ट्रेस इज ऑल्सो, मैं समझ के क्वेश्चन मैंने समझ लिया है। आई एम आंसरिंग नाउ। वेलकम संदीप टू दिस सेशन। और स्ट्रेस का यही है कि हम लोग जब ज्यादा सोचते हैं, सोचते ही रहते हैं लगातार, तो एक थॉट ही हमारे माइंड में घूमता रहता है, तो उससे हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो एक तो हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हम लोग माइंड को रिट्रीव करेंगे। यदि हम थॉट प्रोसेस एक ही हमें चलता रहेगा, और वो कोई चिंता हो सकती है, वरी हो सकती है, कोई एंग्जाइटी हो सकती है, कोई एंग्विश हो सकता है, तो यदि हमारे माइंड में वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलेगा, तो उसके बाद वो इतनी जगह ले लेगा हमारे माइंड में कि उससे हमारे अंदर डिप्रेशन आ जाएगा। तो उसका यही तरीका है, एक तो एक्सरसाइजेस करें, कुछ प्राणायाम भी बहुत जरूरत है। उससे प्राणायाम से भी हम लोगों का माइंड जो है वो खाली होता है, एम्प्टी होता है। और मेडिटेशन करें, प्राणायाम, मेडिटेशन और फिजिकल एक्सरसाइजेस। और उसके लिए एफर्मेशंस करने चाहिए, जिससे हमारा जो वो नेगेटिव थॉट है वो निकले। तो एफर्मेशंस बड़े अच्छे हैं किताबों में। जैसे एक एफर्मेशंस हमने कहीं से किताबों से सीखा,
एटलीस्ट आई डू एवरी डे। उसमें ये है कि ओ गॉड, आई एम हेवनली फादर, आई एम योर चाइल्ड, योर लाइट सराउंड्स मी, योर पावर प्रोटेक्ट्स मी, योर लव एनफोल्ड्स मी, योर प्रेजेंस वॉचेज ओवर मी, wherever I am, you are with me. So with this, I always feel that God is with me. So if you feel that God is always with you, so how can I be depressed? Because I am the child of God. I am made in the image of God. So if I am the child of God and God is so powerful, so यदि ये बात आपके माइंड में रहे तो इस तरह के पावरफुल एफर्मेशंस, योगानंद जी की किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जिन्होंने लिखी है, उनके में तमाम देयर इज ए बुक ऑफ एफर्मेशंस. सो यू टेक पॉजिटिव एफर्मेशंस, एवरी वन ऑफ अस, जैसे इवन ब्रह्म कुमारी का है, आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए पावरफुल एंड पीसफुल सोल. तो कोई भी एक मजबूत एफर्मेशन ले लीजिए तो उससे जो निगेटिविटी है वो ऑटोमेटिकली दे विल जस्ट अप्रूव गो अवे, and then you can meditate. Okay. Thank you dear ji. Thank you. Thank you so much Sandeep ji for asking questions. Thank you so much sir. Sir ये रेडमी सर आप लक्ष्मी नारायण जी आपका भी हाँ जी, यस यस प्लीज हाँ बात. जी, हाँ नमस्कार. एक तो कंसेप्चुअल रियलिटी से समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं, और दूसरा एक और प्रश्न था, कई बार कोई गाना या कोई भी लाइन सर पे जैसे दिमाग में सेट हो गई तो बस वो एक ही लाइन बजती रहती है, वैसे ही गाने गाते रहते, वो क्यों होता है कई बार? ऐसा है कि जो कंसेप्चुअल रियलिटी है उसका तो मतलब है केवल ईगो का, कि एक आपके अंदर एक नैरेटिव चल रहा है, आप एक बात सोच रहे हैं और लगातार सोच रहे हैं. मान लीजिए कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम ही है, आपका व्यवसाय से संबंधित है, किसी आदमी से आपका लेन देन है, उसको आप लगातार कर रहे हैं, तो दैट इज ओनली ए कंसेप्चुअल रियलिटी. मींस वो उसमें वैसे डिल्यूजन है बट वो आपके माइंड में थिंकिंग है कि वो एक रियलिटी हो गई है, वो फ्यूचर की कोई चीज है, तो उसको कंसेप्चुअल रियलिटी एक टर्म दिया गया है आध्यात्मिक उसमें मास्टर्स ने, कि दैट इज ए कंसेप्चुअल रियलिटी, दैट इज रियलिटी ओनली इन कंसेप्चुअल टर्म्स, दैट इज नॉट ए रियलिटी. आपने बनाया है उसको, मैंने माइंड में सोच के उसको रियलिटी बना दिया. मेरा कोई एप्रीहेंशन है या मेरी कोई एंग्जाइटी है, उसको बार बार मैं सोच रहा हूँ. कोई आदमी से मुझे कुछ एप्रीहेंशन है, वो मुझको नुकसान पहुंचाएगा या वो मेरे साथ वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, किसी का कोई देन लेन का मामला है, कोई रिलेशनशिप का है, तो दैट इज नॉट द रियलिटी. एक्चुअल रियलिटी दैट इज ए कंसेप्चुअल रियलिटी, बस दैट इज दिस. और सेकेंड चीज आपने ये कहा कि कभी कभी माइंड में कोई एक बात जो है लगातार माइंड दोहराता रहता है, तो उसके दो ही कारण होते हैं कि यदि हम उसको ऑब्जर्व करें, किसी भी चीज को, थॉट को हटाने का एक तरीका है कि इफ वी ऑब्जर्व इट, तो मेरे में मतलब मेरे अंदर जो दृष्टा है, साक्षी है, विटनेस, उससे उसकी उसमें गैप है, तो या तो आई बिकम एन ऑब्जर्वर, तो वो हट जाएगा, वो मूर्छा ही है. इनफैक्ट जब भी हम कंसेप्चुअल रियलिटी में रहते हैं या हमारे माइंड में जो भी थॉट प्रोसेस चल रहा है, उतनी हम लोग मूर्छा का जीवन जी रहे हैं, तो हमको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट, देन वो चला जाएगा. ठीक है, थैंक यू सर. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच लक्ष्मी नारायण जी. सर ये रेडमी हैंड रेस था. हाँ, क्या आपको बात करना है? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. और अपना नेम प्लीज, जिसके नाम मोबाइल पे मोबाइल नेम से आए हैं, तो अपने आप को रीनेम कीजिए. अदरवाइज आपको नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं यहाँ से कर सकती हूँ, मैं आपको रीनेम कर सकती हूँ यहाँ. Anybody wants to talk to किसी को कोई क्वेश्चन है या फिर एक्सपीरियंस शेयर करना है तो प्लीज रेज योर हैंड. एक कोई नंबर मेरा मांग रहे हैं, वो नोट कर लीजिए. वैसे मेरा मेल आईडी लेंगे तो अच्छा है. कोई मेल आईडी पे कोई भी किसी का क्वेरी हो तो आई विल गिव ए रिप्लाई. मेल आईडी नोट कर सकते हैं, HC जैन मेरा नाम है, तो HCJ.spiritual@gmail.com.
hcj.spiritual@gmail.com। उस पे सर, कोई भी मैं क्वेरी किसी की हो तो डाल सकते हैं। चैट पे हाँ, शेयर शेयर कर दीजिए। यस यस, hcj.spiritual@gmail.com। If anybody has a query, then we can deal with it, or otherwise we can proceed for the meditation then. सर नितिन पाठक जी ने बहुत अच्छा आपके सेशन में से मेन पॉइंट्स लिखे हैं चैट में। क्या मैं पढ़ के दिखाऊं? हाँ हाँ, पढ़िएगा। सर, मेन पॉइंट्स ऑफ टुडेज एनलाइटमेंट: एक्सेप्ट द प्रेजेंट मोमेंट, PM, surrender to PM, present moment, seek forgiveness and forgive others, no complaints and no expectation. Fourth, fifth one is being non-judgmental. Sixth, I am responsible for the PM, present moment. Yes. Remove excessive thoughts from the mind. First is deep breathing, second is jogging yoga, third is involved in music, fourth is pranayam. Live here now, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने आपके इसके ऊपर बताया है। तो नितिन पाठक जी, क्या आप लाइन पे हैं? Yes, I will mute you. Yeah. Thank you so much. Thank you so much नितिन जी। सर, नितिन जी ने, आप देख रहे हैं सर, इन्होंने yes. Thank you so much. I like to write down the main things from the discussion so that it remains in the mind forever. Then. In fact, what I would suggest, Nitin ji, though you have done it very nicely, but then you have shifted from listening. So क्या है, when you had to listen, उस टाइम पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि माइंड ने आपका क्या किया, that what instruction I was giving, when you have to listen, क्योंकि ये तो YouTube पे आ जाएगा, so you could have done that. तो ये हमारा माइंड का खेल होता है कि somehow बहुत बार होता है कि हम नोट्स बनाते हैं, बट जब हम नोट्स भी बनाते हैं, then also we sometimes our consciousness gets shifted or focused to other thing. Whenever there is a discussion, यदि ये शायद YouTube पे नहीं आने वाला होता तब तो ये और अच्छा रहता, and you have summed up everything very well. But in the process, what I was talking sometimes, what I was communicating through energy, that gets lost. So whenever there is a communication, one should attend to that communication so far as spirituality is concerned, so that full energy is transmitted. और YouTube पे तो वो available है ही बाद में. But I am really so thankful that you have very nicely summed up and taken up most of the points. Thank you so much. Okay. दशरथ सिंह जी, आपको बात करना है सर से? स्पेलिंग हेलो दशरथ सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? दशरथ सिंह जी, आपको बात करना है सर? उन्होंने अनम्यूट किया है खुद को। ही वांट्स टू टॉक, बट कुछ इश्यूज लग रहा है। सर ध्यान करें। हाँ, फिर ध्यान के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। सो ध्यान में भी क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं, तो मैं 2 मिनट ध्यान के विषय सर आज 93 92 प्रेजेंट ही था सर, तो नए लोग बहुत जुड़ गए हैं, तो प्लीज आप। हाँ सर। तो जो ध्यान के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट हम लोग इस प्लेटफॉर्म से गौतम बुद्धा द्वारा बताए गए आनापानसति ध्यान को हम फॉलो करते हैं। ये ध्यान ब्रेथ अवेयरनेस पर, ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ पर आधारित है। श्वास जब हम लेते हैं, हमारे नासिका द्वार से अंदर जाती है और फिर नासिका द्वार से वापस आती है। हम नासिका के अग्रभाग पर अपना अटेंशन रखते हैं और श्वास जो अंदर जा रही है और श्वास जो बाहर आ रही है, उस पर हमारी अटेंशन रहेगी। आंखें हम बंद करेंगे और यदि हमारे मन में कोई विचार आता है, मन में कोई सोच आती है, उसको इग्नोर करते हैं, उस पर अटेंशन नहीं देते। जब भी हमारी अटेंशन उस थॉट पे जाएगी, उन थॉट्स को हम जो है छोड़ के, हमको बार बार अपनी अटेंशन श्वास पे आनी है। और दूसरा चीज ये करना है
कि यदि कभी भी आपको बीच में नींद भी आ जाए तो उससे भी आपको जागना पड़ेगा। कभी कभी आपको नींद भी आ जाती है। मैं सजेशन देता रहूंगा, बीच बीच में मेरे को सजेशन ज्यादा देने नहीं है, बट आई विल कीप रिमाइंडिंग यू कि यू अगेन कम बैक टू दिस श्वास। इस श्वास से क्या क्या फायदे हैं मेडिटेशन से? मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि नए मित्र भी हैं इसमें। सबसे पहले इससे योर बॉडी विल बिकम फ्री फ्रॉम डिजीज। दैट सेकेंड है, your mind will have peace, mind will be free from chaos. Third, your intellect will be free from inhibition. Fourth, your memories will be free from traumas. जो ट्रॉमाज हमारी मेमोरी में इस लाइफ के पास्ट लाइफ में, वो क्लींजिंग हो जाएगी। एंड योर सोल विल बी फुल ऑफ जॉय। सो ये 5 फायदे आप इसको मान सकते हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं, बट ये 5 फायदे हम इस तरह से इसको गिन सकते हैं। हेल्थी बॉडी, पीसफुल माइंड, शार्प इंटेलेक्ट, क्लीन मेमोरी एंड जॉयफुल और ब्लिसफुल सोल। तो ये उसका प्रभाव होगा मेडिटेशन का। और मेडिटेशन हम जब करते हैं तो हम लोग उसके पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, या कुछ हम सपोजिशंस कर लेते हैं। जैसे आई हैव नथिंग, मैं अपने जितने भी विचार हैं, आई हैव नो डिजायर्स, नो थॉट्स, नथिंग। तो सारे विचार में, जैसे आदमी नदी में स्नान करने जा रहा है, सो उसी हिसाब से अभी हम जब ध्यान में उतरेंगे तो उससे पहले आई एम लीविंग ऑल माई थॉट्स, ऑल माई पोजेशंस, all my knowledge, so I don't have anything, ये वाला। देन ये जो 4-5 हमने आज के सूत्र बताए, एक्सेप्टिंग दिस मोमेंट, नॉन जजमेंटल, सीकिंग फॉरगिवनेस, गिविंग फॉरगिवनेस, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो कंप्लेंट्स, नो एक्सपेक्टेशन, इन सबको भी अपने माइंड में डाल करके केवल अब जो आधा घंटा होगा उसमें we will live with our श्वास। I'll start giving you some suggestions. You will listen to them. You can close your eyes. And you can clasp your hands like this, your fingers into fingers. And this you can keep in your lap. And you can cross your leg. And your back, spine can be straight. Spine and your neck should be straight. And we must relax our body. No stiffness. So now we have made an understanding with ourselves that we are leaving all our thoughts, all our possessions here before entering into meditation. I have nothing, I know nothing, and I am nobody. These are some of the understandings. With this, I am getting totally empty, and with that emptiness, I am entering into meditation. Now for 30 minutes, I am going to be with my friend. Breath is my friend, and I will observe my breath fully with full attention. अपने श्वास पे मुझको ध्यान देना है। प्लीज ऑब्जर्व योर ब्रेथ। वो हमारे नासिका से अंदर जा रहा है और नासिका से बाहर आ रहा है। कृपया अपनी श्वास को देखें। Breath is the key to bring your attention to the present moment. Total attention on your breath. ना कोई सोच, ना कोई विचार, पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास गहरा है तो गहरा चलने दें, छोटा है तो छोटा चलना दें। You have to simply observe your natural, normal
सिंपल इजी ब्रेथ, केवल मात्र उसको देखना है, उसको महसूस करना है। पूरा ध्यान श्वास पर। जब हम श्वास के साथ होते हैं तो हमारा माइंड एम्प्टी होने लगता है। जब हमारा माइंड एम्प्टी होता है तो कॉस्मिक एनर्जी, विश्व ऊर्जा हमारे शारीरिक शरीर में प्रवेश करती है और हमारी नाड़ी शुद्धि होने लगती है। Our chakras are cleaned, our third eye gets activated, and we develop witness consciousness. So total attention on your breath. Please observe your incoming breath and outgoing breath. पूरा ध्यान श्वास पर। Breath is the bridge between mind and soul. Once we start observing our breath, we will get connected to our source, to our soul. So just keep observing your breath for another 25 minutes. Be with your breath. These 25 minutes are very, very valuable to us. Breath meditation is the only way to realize our inner self. This was the way Gautam Buddha got enlightenment. There is only one way, that is observing your breath. Your mind becomes empty and you get connected to the cosmic energy and also get connected to your source, which is pure awareness or pure consciousness. So let us put all our attention to our breath. Observe your natural, normal, easy, and simple breath. Let our total attention be on our breath. Breath is the key to enlightenment. पूरी सजगता से अपने श्वास को देखें।
पूरा ध्यान श्वास पर। एक श्वास जो हम सजगता से लेते हैं, बुद्धत्व की ओर हमारा एक कदम आगे बढ़ता है। कोई भी श्वास बिना सजगता के, बिना अटेंशन के न जाए। जैसे एक पहरेदार गेट पर खड़ा होकर प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्ति को देखता है, निगरानी रखता है, ऐसी नासिका के द्वार पर जाते और आते हुए श्वास को देखें। कोई भी श्वास बिना निगरानी के ना निकले और ना बाहर जाए। पूरा ध्यान श्वास पर। ट्वेल्व मिनट्स लेफ्ट। पूरा ध्यान श्वास पर। दस मिनट शेष हैं। पूरा ध्यान श्वास पर रखें। इफ एनी थॉट कम्स, इग्नोर दैट थॉट। सारे थॉट तो हमने बाहर ही छोड़ दिए हैं, बट यदि कोई भी थॉट, कोई भी घटना, कोई विचार, कोई इमोशन, कुछ भी यदि आता है तो उसकी ओर ध्यान ना दें। Let us first pay our attention to our breath for another 10 minutes. We can take care of our remaining guests after our meditation is over. So let them stay or let them go back. We will attend our emotions, our other thoughts, our feelings after our meditation is over. Let us put all our attention on our incoming and outgoing breath. सात मिनट शेष हैं। पूरा ध्यान श्वास पर। पूरा ध्यान श्वास पर।
पूरा ध्यान श्वास पर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल श्वास। पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास हमारा सबसे उत्कृष्ट साथी है। जन्म से मृत्यु पर्यंत हमेशा हमारे साथ रहता है। जब तक श्वास है तभी तक जीवन है। कृपया अपने श्वास को सजगता के साथ देखें। पूरा ध्यान श्वास पर रखें। प्रत्येक श्वास को ऑब्जर्व करें। गहरा है तो गहरा ऑब्जर्व करें, शॉर्ट है तो शॉर्ट ऑब्जर्व करें। पूरी अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व योर थॉट, ऑब्जर्व योर ब्रेथ। यदि कोई थॉट आता है, कोई इमोशन आता है, या तो उसको ओवरलुक करें, और यदि आप पूरी अवेयरनेस में हैं तो वो थॉट या इमोशन खुद ही डिमिनिश हो जाएगा, खुद ही डिसअपियर हो जाएगा। सो बी अलर्ट, बी अटेंटिव टू सी if apart from breath some other activity is taking place inside your body or mind. Just be aware, just observe them also, but main focus on your breath. सिर्फ 5 मिनट शेष हैं, पूरा ध्यान श्वास पर। पूरा ध्यान श्वास पर। पूरा ध्यान श्वास पर रखें।
एक सजग पहरेदार की तरह जो भी श्वास अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है उसको देखें, उसको महसूस करें। मात्र 3 मिनट्स लेफ्ट। पूरा ध्यान श्वास पर रखें। दो मिनट शेष है, पूरा ध्यान श्वास पर। मात्र 1 मिनट शेष है। श्वास के प्रति आज के दिन अंतिम अवसर, श्वास के प्रति सजगता बरतें। पूरा अटेंशन श्वास पे दें। पूरा श्वास पे ध्यान दें। Twenty seconds left. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाथों को खोल के रब कर सकते हैं और अपनी आंखों पे भी रख सकते हैं। कोई नहीं भी रखना चाहे तो नीचे रख सकते हैं। बिकॉज nowadays there is corona also, some people may feel not to touch their face, so it is their option. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब जब आपको सहज लगे, अच्छा लगे, तब अपनी आंखें खोल सकते हैं। There is some time, 5-7 minutes, so one can we can just take any other question or we can share something. This there is a query. Yes, sir. Without medicine, what can we do for Alzheimer and dementia patients? Yes, Galaxy A5 उन्होंने क्वेश्चन पूछा है सर। ये It's a little challenging question, but एक तो the family members, जो भी उसके family members हैं, there is a tremendous power in the prayers and affirmations, and
इन्वोकिंग द हीलिंग पावर ऑफ गॉड, तो एक तो उसमें करें, बिकॉज इफ यू बिलीव वेरी, इफ यू हैव ए strong faith, then anything can happen. And there are patients who have recovered. So the people who are serving them, or who are the family members, they should have a very strong faith in the divine powers, because that can be miracles also. And they should always think that they can be controlled, or they can be cured, or they can improve. And then if the patients also, they can take these prayers and affirmations and can do some kind of meditation. If they are in that condition, then they should also do this meditation. And they should plant their intentions, even the family members intentions and visualization, that they are getting better and better between the silence zone, when there is a total silence, that is between दो थॉट्स. जब हम सुबह को उठें तब हम इस तरह का प्रेयर भी करें और विजुअलाइज भी करें कि दे आर गेटिंग बेटर, दे आर इम्प्रूविंग, और दे हैव इम्प्रूव्ड. व्हाट वी हैड डिस्कस अर्लियर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आस्क, आप कुछ मांगे, फिर यू बिलीव दैट इट हैज हैपेंड, एंड देन यू फील हैप्पी अबाउट इट, then it will manifest. So let us take those kind of knowledge or wisdom we should apply in these cases and see for the results. Okay, thank you. Sir, he's unmute there. Galaxy A5. Sunil hai? Sunil. Hey, hi Sunil. Rename your name. Sunil. Sir is front. Yeah. I hope you got your answer. Yes, sir. Thank you very much, sir. Okay. There is a tremendous power. There is a tremendous power in prayers and having faith in the divine, because then anything can happen. So just put that faith, and always keep in mind some good affirmations, some good pictures. Means visualize always in the morning, in the evening, anytime they are getting better. It will happen. Okay. Thank you. Thank you very much, sir. And other question is, sir, hello. Yes. Hello. While doing the meditation, when I am actually sitting for more and more time for the meditation, Yes. that time actually my breath, no sir, actually quality and quantity of thoughts actually becoming decrease, less and less and less. Yes. And that time what happened, actually breath also actually becoming narrow. Means actually size of the breath becoming actually very narrow. And actually after 20 minutes and half an hour, actually inside the nostril only actually I am observing the breath. Means actually for the inhaling and exhaling only 1 or 2 seconds required to actually watch that breath. So is it right or wrong, sir? This is more than right, because this doesn't happen in many cases. We must not put any label in ध्यान. Okay, exactly. हिंदी में बात करेंगे हम. हमारा पीएमसी मुंबई हिंदी है. सुनील. Okay. हाँ सर. Okay. अपन सगळे हिंदी. मैं हिंदी में ये जो बताया है उसका मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो आपने बताया ये स्थिति बहुत अच्छी है. ऐसे ही होता है, जब हम ज्यादा ध्यान में बैठेंगे तो हमारा श्वास और शॉर्ट से शॉर्ट हो जाएगा. बहुत ऐसा भी होता है कभी थोड़ा गैप के लिए ना भी रहे, श्वास ना भी रहे, या वो जैसे आपने कहा कि वो केवल आपके नासिका के आसपास ही चल रहा है. तो ये बिल्कुल सही है, नेचुरल है. लेकिन कोई भी पार्टिसिपेंट ये ना माने कि ये इस तरह ही होना है. हर एक के लिए वो अलग अनुभव हो सकता है. Exactly. बट व्हाट यू आर, जो आपको अनुभव हो रहा है वो ठीक है, वो अच्छा है, और उससे आपका प्रोग्रेस है. और आपने बहुत सूक्ष्म रूप से आपकी अटेंशन, आपका ध्यान बहुत सूक्ष्म रूप से अपने श्वास से जुड़ा है. वो एक अच्छी बात है. सो यू कैन कैरी विद दिस. ओके, थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सो मच सर. ये भी बहुत पुराने मास्टर है, पत्री जी के साथ शायद से 20 साल से पुराने मास्टर है सर. Yes sir. Yes sir. Thank you so much Sunil. Thank you for share your experience, और you are a great master. आप ये स्थिति पे हो, वो बड़ी बात है. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.
Sir, Rupa Sharma is raised hand. Yes, yes. Yeah, just wait. रूपा शर्मा, आप बात कीजिए। आवाज आ रही मेरी? यस यस, आवाज आ रही है हेलो? आपकी रूपा जी। हाँ रूपा जी, आवाज आ रही है, हाँ। बोलिए ना। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था कि जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ सुबह, कुलकर्णी सर की भी और आपकी भी, तो मेरे नाक में बहुत वाइब्रेट होता है और वो वाइब्रेट दिन भर रहता है। ऐसा लगता है कि श्वास, जैसे मेडिटेशन चालू हो गया तो उस टाइम ऐसा लगता है कि श्वास कितनी जैसे खुली आ रही है, नाक के जैसे छेद है ही नहीं और श्वास इतनी जोर से आ रही है, ऐसा लगता है। वो वाइब्रेट पूरे दिन भर ही होता है। यदि ऐसा आप मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कुछ तो भी घूम रहा है मेरे। ओके, नहीं वैसे तो ये कुछ टाइम के बाद यदि आप इसको बियर करेंगे तो धीमे धीमे वो कम हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको श्वास को ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो एफर्ट से आप कर रहे हैं, क्योंकि एक श्वास हमारा खुद चलता है। जैसे अभी हम बैठे हैं तो हम उसको श्वास को ले हाँ। और छोड़ नहीं रहे हैं, वो खुद चल रहा है। और एक ये होता है कि जब हम लोग मेडिटेशन में जाते हैं कभी कभी तो हम श्वास को लेते हैं छोड़ते हैं, मीन्स वी आर मेकिंग एफर्ट्स फॉर दैट। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो डूअरशिप में जाते हैं, उसको लेते हैं छोड़ते हैं। वो आप देख लीजिए, अभी आप बैठे हैं और अभी मैं बैठा हूं तो वो श्वास खुद चल रहा है, तो श्वास को वैसे ही चलने देना है, केवल उसको ऑब्जर्व करना है। और यदि आप ले रहे हैं छोड़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि श्वास की गति ज्यादा हो जाएगी जब हम लेंगे उसको और छोड़ेंगे। तो लेना और छोड़ना नहीं है, वो खुद चल रहा है श्वास, उसको ऑब्जर्व करना है। और 2-4 दिन में यदि ऐसा उसमें तभी भी आपके बदलाव ना आए तो फिर से आप शेयर कीजिए, फिर हम लोग बताएंगे क्या हो रहा है। अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में डिफरेंट तरीके की फीलिंग्स होती हैं, उसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये कंटिन्यू सर 8 दिन से हो रहा है। मैं अभी 1-8 दिन या तो आप उसको कम कीजिए, कम टाइम के लिए ध्यान कीजिए, तब देखिएगा। अच्छा, तो मेरा ध्यान दिन में 7 से 8 घंटे का होता है, उस वजह से तो नहीं हो रहा है? हाँ तो ज्यादा कर रहे हैं आप, उसको कम कर दीजिए। अच्छा अच्छा। अभी आप कम कर दीजिए, उसको सुबह को कीजिए, शाम को सेशन में कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। और वैसे ब्रेथ अवेयरनेस पे वैसे रहिए आप पूरे दिन। यू जस्ट बी अवेयर, नॉट डोंट सिट इन ध्यान फॉर सो लॉन्ग। आप अपने श्वास को वैसे ही अपनी एक्टिविटी जब करते हैं तब देखिएगा उसको डे टू डे लाइफ में। ठीक है, थैंक यू। Thank you so much, Rupa ji. Thank you so much for share your experience. Sir, अभी ये हो गया है, रेज हैंड नहीं है कुछ भी, और सबको बहुत अच्छा लगा है, सबने आपको बहुत बहुत धन्यवाद किया है सर। Okay, धन्यवाद. I think this is the right time also because we have finished this thing, so that's a very right time. Tomorrow also we are going to take the session on this only, और प्रेजेंट मोमेंट पे और डिटेल्स में चर्चा करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्पज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन आल्सो। ओके, थैंक यू। ओके, कुलकर्णी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बढ़िया सेशन रहा आपका, सारी शंकाएं दूर हो गई लोगों की और ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल इसका पार्ट 3 रहेगा। हाँ, पार्ट 3 रहेगा। आज का पार्ट 2 था। हाँ, कल को पार्ट 3 रहेगा। कल को ये सारा जो है प्रेजेंट मोमेंट के विषय में, थोड़ा अवेयरनेस के विषय में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। जैन साहब थोड़ा हिंदी के शब्द ज्यादा बोलिए। हेलो हेलो जी, नमस्कार जैन साहब। नमस्कार। हाँ, थोड़े हिंदी के शब्द बढ़ाइए, अपन पीएमसी हिंदी चालू किया ना अपन ने। ओके, हिंदी बढ़ाएंगे, कल को हिंदी में ज्यादा बोलेंगे। ओके, हाँ, हिंदी शब्द क्या है, हाँ, कुछ के शब्द टिपिकल होते हैं, ओके, उसमें वहीं पे इंग्लिश का प्रयोग करेंगे जहाँ पे कि हिंदी के शब्द थोड़े से भारी पड़ते हैं, अदरवाइज हम हिंदी में बोलेंगे। ठीक है। और बाकी क्या है, सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है। हाँ, क्या अगर एक्चुअली इसको सुनने वाले पूरा समझ लेना है तो जीवन परिवर्तन हो जाए। यही केवल है, इससे ही है जो ये 2-3 दिन के लेक्चर से काफी फर्क आ सकता है। बिल्कुल। हाँ, परंतु ये तो सुनते हुए भी प्रेजेंट, आप बता रहे हो प्रेजेंट स्ट्रेस में रहने के लिए, पर फिर भी प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं।
हाँ वही तो है, वही तो है, वही अगर है। पूरा प्रेजेंट में अगर पूरा प्रेजेंट में रह जाए तो कायाकल्प हो जाए हमारा तो। बस 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 वही है, जस्ट लिविंग इन दिस मोमेंट, दैट इज दी ओनली। आपको बस यही मोमेंट मिला हुआ है और इसी मोमेंट को आप इस्तेमाल नहीं करते, आप फ्यूचर की सोचते हैं, यही है बस, दैट इज दी ओनली सब्सटेंस। ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर हाँ और उन बातों का जिससे इस सेशन का कोई लेना देना नहीं है। यस 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 यस। तो ठीक, अगर आपकी कही हुई बातों का अगर 10-20% भी उपयोग में ले लेना है तो भी बड़ा परिवर्तन आ सकता है जीवन में। बस उसको बार बार कहना है उसको। हाँ, मैं भी किसी की कही हुई बातें कह रहा हूँ, कुछ अपने जीवन में भी उतारते हैं, कुछ आप सब लोगों के लिए उतारते हैं, दैट इज ऑल। बट वो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे आपसे शाम को। कल मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। थैंक यू। कल सुबह 6:30 बजे कुलकर्णी सर का सेशन है। हम सब कल फिर मिलेंगे वापस यही इसी आईडी पे। तो सब लोग हम कल सुबह 6:30 कुलकर्णी सर के साथ मेडिटेशन करेंगे और उनका उनसे और ज्ञान लेंगे। पत्री जी का भी बता दो भाई। सर कुलकर्णी सर, हाँ, पत्री जी का सेशन भी बता शाम दो। को 5 बजे। जी हाँ, शाम को 5 बजे जो पत्री जी का सेशन है उसके लिए तो सबको जरूर जरूर आना है। जो सवेरे के सेशन में आते हैं वो कई बार रात के सेशन में नहीं देखे जाते हैं, और जो रात के सेशन में आते हैं वो सवेरे नहीं देखे जाते हैं। लेकिन 5 बजे के सेशन में आपको जरूर आना है, ये सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उस पर जितनी आपकी बातें होंगी, जो भी अनुभव आप पत्री जी के साथ शेयर करोगे, तो वहां पत्री जी की ऊर्जा ऐसी होती है कि वो आपका अनुभव एकदम परमानेंट हो जाएगा, फिर आपको कोई तकलीफ होगी ही नहीं। ये सभी का अनुभव है, और इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ दिन तो आप 5 बजे आकर अपना अनुभव शेयर करें पत्री जी के साथ। और यही जैन सर का भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। मेरे ख्याल से जैन सर ज्यादा बता सकेंगे इस बारे में। जैन सर आप ही बताइए। ऐसा है कि जो पूरा ये मूवमेंट और जो ये इनिशिएटिव है ये ब्रह्मश्री पत्री सर का है, और बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने को तो मिलने का मौका नहीं मिला, तो ये बड़ा सौभाग्य का एक कारण होगा उनके लिए यदि वो उनसे बात भी कर सकते हैं। और पत्री सर इतने सहज स्वभाव के व्यक्तित्व हैं कि ऐसे मास्टर दुर्लभ होते हैं, अदरवाइज जो है मास्टर से मिलना, मास्टर से क्वेश्चन करना वो भी मुश्किल होता है। तो मैं ये लोगों से कहूँगा कि जितने भी लोग ऐसे हैं जिनकी कोई भी शंका है, कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है या नहीं भी है, तो उस सेशन में जरूर आए 5 से 6 के बीच में। उससे डेफिनेटली हम लोगों की एनर्जी भी बढ़ती है और हम लोगों की आस्था भी बढ़ती है, और हम अध्यात्म के मार्ग पे आगे जाने के लिए भी हम लोगों का इंक्लिनेशन बढ़ता है। तो कृपया आइएगा 5 से 6 के सेशन में। thank you so much sir, thank you so much. थैंक यू सर। Yes sir. Can we close the session? Yes, close. Thank you so much sir Thank for you wonderful everybody. Thank you so much. meditation. Yeah. Yes, thank you all masters. Thank you. Good night everybody. Good night. Good night. Bye Sunil.